हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर डेली इंग्लिश लिटरेचर तथा इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में ये ग्रामर का अगला प्रैक्टिस सेट है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला गया है और जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं यूपीटीजीटी, पीजीटी, इनफैक्ट एनवीएस, एईएस वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और बाकी सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नीचे एक नाउन फॉर्म दी है, ठीक है, फेलियर। अब इसकी वर्ब फॉर्म हमें बतानी है, क्या होगी इसकी वर्ब। ऑप्शन ए फेल्ड, फैलेसी, फाइस्को, नन ऑफ द अबव। इजी है ये, तो बताइए क्या होगी इसकी वर्ब फॉर्म। देखिए ये पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस है। अक्सर पार्ट ऑफ स्पीच से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि फेलियर का जब हम वर्ब फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या होगा। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेल्ड। देखिए फेलियर से बेसिकली बनेगा तो फेल। ठीक है, क्या बनेगा, फेल। ठीक, अभी इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी गई है। इनफैक्ट क्या कहेंगे, इसे पास्ट पार्टिसिपल में यूज कर दिया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, फेल। ठीक है, तो फेलियर का सही वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट। ओके, इसकी भी हमें वर्ब फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो बताइए क्या होगी इसकी वर्ब फॉर्म। ऑप्शन ए है मैनेज, बी मैनेजर, सी मैनेजीरियल और नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर। वैसे मैनेजमेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यस, ये पार्ट ऑफ स्पीच है अभी नाउन, और हमें इसका क्या बनाना है, इसकी वर्ब फॉर्मेशन करनी है, वर्ब में चेंज करना है। तो क्या होगी इसकी सही वर्ब। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मैनेज। ठीक है, मैनेज क्या है, ये किसकी वर्ब फॉर्म होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहां भी आपको वर्ब फॉर्मेशन ही करना है। ठीक है, ध्यान रहे, वर्ब फॉर्मेशन। कंफ्यूजन का वर्ब क्या होगा। ऑप्शन ए है कंफ्यूजर, कंफ्यूज, कॉन्गर, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए अभी ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, कंफ्यूजन। यस, ये नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, अभी ये नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमें वर्ब फॉर्मेट करनी है, तो क्या होगी इसकी करेक्ट वर्ब। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज। ओके, कंफ्यूज इज अ वर्ब। नाउ ओके, मैं टिक कर देती हूँ करेक्ट आंसर, जस्ट अ मिनट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर। रॉबर की भी आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म ही बतानी है। बताइए रॉबर से वर्ब क्या बनेगी, और रॉबर कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रैबिट, बी है रॉबर, सी है रॉब्ड, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए रॉबर अभी कौन सी फॉर्म है, ये अभी नाउन फॉर्म में है। नाउन भी कौन सा है ये, वैसे कि ये प्रोफेशन भी होता है रॉबर। ठीक है, तो हम इसे एडजेक्टिव की फॉर्म में भी कह सकते हैं, जैसे ही इज अ रॉबर। ठीक है, तो इसे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक, और नाउन भी। और अब इसकी वर्ब फॉर्म क्या हो सकती है। यस, इसकी करेक्ट वर्ब फॉर्म है रॉब्ड। ठीक है, ये अभी पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म में है। ठीक, तो ध्यान रखनी है इसकी, जैसे रॉबरी होता है ना, रॉबरी मतलब चोरी। ठीक है, वो नाउन है,
और उसी से बनाया ये रॉब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देखते हैं। स्पॉट दी करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग बनानी है किसकी? डेनुमा की। बताइए डेनुमा की करेक्ट स्पेल क्या होगी और डेनुमा कैसे कहते किसे हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पहले आप ये बताइए कि डेनुमा की करेक्ट स्पेल क्या होती है। बहुत से लोग इसे डेनुमेंट कह के प्रोनाउंस करते हैं, वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी यही है, डेनुमा। ठीक है, तो इसकी करेक्ट स्पेल क्या होती है? DENOUEMENT। ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्पेल, DENOUEMENT। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, DENOUEMENT। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द करेक्ट स्पेल। इसमें भी आपको करेक्ट स्पेल बतानी है किसकी? एड्रेस की। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए क्या होती है करेक्ट स्पेलिंग एड्रेस की? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ADDRESS। ध्यान रहे इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें डबल डी और डबल एस दोनों आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मिड में क्या आएगा? RE। ठीक है, एड्रेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल। इसमें भी करेक्ट स्पेल ही देखनी है हमें, तो करेक्ट स्पेल किसकी देखते हैं, कौन सी स्पेलिंग सही है? एलेक्जर, एलेजर, एलिजर या एलेक्जर? विच इज द करेक्ट स्पेल? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, जस्ट अ मिनट, यस, ऑप्शन नंबर ए, ELIXIR। दैट इज द करेक्ट स्पेल ऑफ एलेक्जर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द मिस स्पेल वर्ड। अब इसमें से जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है उसको हमें बताना है। फर्स्ट है डिस्पैरेज, सेकंड लाइसेंटियस, सी मेलेबल एंड डी डेलेमा। तो किसकी स्पेल करेक्ट नहीं है? देखिए और आंसर कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पे डेलेमा की स्पेल करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये DE होता है, DI नहीं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। इसमें भी हमें करेक्ट पंक्चुएशन को बताना है। ओके, तो बताइए किसकी पंक्चुएशन सही हुई है। फर्स्ट है बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल। फिर है बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। डी है बाय हेवन डैश आई हैव डन इट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है? यहाँ पर हमें पंक्चुएशन मार्क को देखना है। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क को पहचानिए, कौन सा वाला सही है यहाँ पे। देखिए, बाय हेवन, बाय हेवन, बाय हेवन, बाय हेवन, तो यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है। और बाय हेवन के बाद आपका कोमा भी जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो कोमा ऊपर वाले 3 में है, इसमें नहीं है, इसे कट कर देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन कट हो चुका है। नाउ बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। अब आगे कहा गया है बाय हेवन के बाद आई हैव, तो आई हैव में किस प्रकार का कोमा लगेगा? तो देखिए इसमें आई हैव वाला जो कॉलम है उसमें कोमा अभी तो सही है, कोमा तो सही है। उसके बाद डन इट एट लास्ट, तो बताइए। देखिए इसमें जो ये वाला कॉलम है ना आई हैव में, ये और ये दोनों ही रॉन्ग हैं। ठीक है, इस तरीके का कॉलम लगना चाहिए जो पार्ट बी में दिया गया है आई हैव में। ओके, डन इट एट लास्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। इसमें भी आपको पंक्चुएशन मार्क के बारे में ही बताना है
किसमें करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ए है यू सी कांट फॉरगेट सर, ठीक है। तो जैसे अगर देखा जाए तो इन्वर्टेड कोमा अगर शुरू होता है तो उसका एंड भी होना जरूरी है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो बी है यू सी कांट फॉरगेट कोमा सर, और सर के बाद में एक्सक्लेमेटरी सिंबल नहीं है इसमें। बताइए अगला, यू सी कांट फॉरगेट सर एंड यू सी डैश शी कांट फॉरगेट डैश सर, तो डैश डैश इतनी बार नहीं आता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस है बी एंड सी, बताइए किसके पंक्चुएशन मार्किंग सही की गई है। बताइए, ए पार्ट और डी पार्ट रॉन्ग हो चुके हैं, तो बी और सी में से आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यू सी और उसके बाद शी कांट, तो इन दोनों के बीच में कोमा लगना जरूरी है और इसमें यहाँ पे कोमा नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये पार्ट सी रॉन्ग हो जाएगा और पार्ट बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको पंक्चुएशन मार्क के बारे में ही देखना है, ठीक। देख लेते हैं यहाँ भी क्या करना है, पंक्चुएशन, ठीक है। अभी ये है यू नो ही इजंट डैड सर एंड यू नो ही इजंट डैड सर। अब बताइए इसमें से पंक्चुएशन किस में करेक्ट है, सोचिए, आंसर कीजिए। फर्स्ट में देखिए इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, पूरी तरह से सही है, इनफैक्ट चारों ऑप्शंस में ही इन्वर्टेड कोमा है। अगला ऑप्शन वो देख लेते हैं, यू नो ही इज इन डेड सर, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सिंबल नहीं आएगा, इसलिए ये रॉन्ग है। और अगला इसे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यू नो कोमा ही इज इन डेड कोमा सर, ठीक है। अब नेक्स्ट है यू नो डैश, तो ये इतनी बार डैश नहीं आता, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास फिर से बी और सी ऑप्शन बचते हैं, तो बताइए इनमें से क्या करेक्ट है। इनफैक्ट ये दोनों ही सेम है, ठीक है। तो कोई से भी ऑप्शन को आप राइट मान सकते हैं, ये दोनों ही सेम है, तो दोनों ही राइट हैं, बी और सी दोनों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको पंक्चुएशन देखनी है, तो देखा पहला कहा गया है, देख लेते हैं। फर्स्ट में है अलाश एक्सक्लेमेटरी सिंबल द किंग इज डेड, सेकेंड है अलास कोमा द किंग इज डेड, अलास कोमा द किंग इज डेड, एक्सक्लेमेटरी सिंबल लास्ट में है एंड अलास द किंग इज डेड, तो ये भी रॉन्ग है। और बताइए ऊपर वाले तीन ऑप्शन में ये सेकंड भी रॉन्ग है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सिंबल आना चाहिए, लेकिन कहाँ पर यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है इसका राइट आंसर। देखिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ रहा है तो उसी के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज हो रहा होता है। तो जिस तरीके से इसमें कहा गया अलास, अलास के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल द किंग इज डेड, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब बताना है क्या होता है, ठीक है। आपको सिनोनिम बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके पास डिटेरियोरेट, इम्प्रूव, मेडिटेट, सॉरी मीडिएट। क्या होगा इसका राइट आंसर। अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर। एमेलियोरेट, डिटीरियोरेट, इम्प्रूव, मीडिएट, नन ऑफ द अबव। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव। ध्यान रहे यहाँ हम सिनोनियम देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, बायोग्राफी बताना है आपको, बायोग्राफी क्या होती है। ऑप्शन है आपके पास, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन एज रिफ्लेक्ट इन हिज राइटिंग्स, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन क्रिएटिंग इन पेंटिंग बाय समवन एल्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बायोग्राफी
और ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में, बताइए। देखिए, बायोग्राफी जो होती है, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी या अपनी आत्मकथा खुद लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिख रहा हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन की पूरी लाइफ सर्कल के बारे में, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की स्टोरी लिख रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन ए पढ़ते हैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। ओके, और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर ये जो स्टेटमेंट है इसकी बात कही जाए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी, तो ये क्या है, ये है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, दैट इज बायोग्राफी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। नाउ moving to the next question. Yes, question number 15. What is the synonym of elegant? आपको बताना है एलिजेंट का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए जेंटल, बी फेमस, सी ग्रेसफुल, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। एलिजेंट मीन्स क्या होता है? क्या ये जेंटल है, फेमस है, ग्रेसफुल है, क्या है? ये इनमें से कोई नहीं है। यस, एलिजेंट का जो करेक्ट मीनिंग मान लीजिए या सिनोनिम मान लीजिए वो है ग्रेसफुल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ फेमिलियर। फेमिलियर का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए है नन, इनफेमिलियर, अनफेमिलियर, स्ट्रॉन्ग। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ फेमिलियर, देखिए नन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सिनोनिम है फेमिलियर का, और ना ही स्ट्रॉन्ग है, सीधे सीधे पता चल रही है। आपको बताना है बी और सी में से इनफेमिलियर है या अनफेमिलियर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनफेमिलियर। ठीक है, फेमिलियर का जो एंटोनिम होता है वो होता है अनफेमिलियर, और इनफैक्ट इनफेमिलियर जो है वो तो सिनोनिम ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली का एंटोनिम क्या बनेगा। ऑप्शन है फेमिनाइन, एफिमिनेंट, मैस्कुलिन या स्ट्रॉन्ग। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मैनली का एंटोनिम क्या होगा। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफिमिनेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ कंसेंट। कंसेंट का एंटोनियम क्या हो सकता है। ए है डिसेंट, बी भी डिसेंट है, सी भी डिसेंट है, एंड डी है एसेंट। लेकिन ध्यान रहे, इन तीनों डिसेंट को ध्यान से समझना है। इस डिसेंट की स्पेल अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, मतलब इन तीनों के मीनिंग अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली क्या बताना है, कंसेंट का एंटोनिम बताना है, ध्यान रहे। ठीक है, एक डिसेंट है, एक डिसेंट है, एक डिसेंट है, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DISSENT, दैट इज डिसेंट। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अलाइट सेलिंग बोट, सॉरी अलाइट नहीं है, ये है ए अलग है और लाइट अलग है। ठीक है, ए लाइट सेलिंग बोट built especially for racing
एक ऐसी हल्की सी सेलिंग बोट जो स्पेशली रेसिंग के लिए बनाई गई हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास कनॉय, याट, फ्रिगेट, सबमरीन। क्या कहेंगे उसे? देखिए सबमरीन तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो पानी के अंदर डूब के चलने वाली चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे तैरने की बात करी जा रही है, सेलिंग बोट। तो अब बताइए, 3 ऑप्शंस बचे आपके पास, कनॉय, याट या फ्रिगेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अ लाइट सेलिंग बोट built specially for racing. Yes, this is called yacht. Option number B is the right answer. Okay, now moving to the next question. A person who hates the institution of the marriage is called. एक ऐसा पर्सन जो मैरिज से हेट करता हो। ऑप्शन है मिसोगेमिस्ट, पैसिफिस्ट, फिलोगाइनिस्ट या पैसिमिस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हेटर ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज। What do we call that person? The hater of marriage. Misogamist, pacifist, philogamist या फिर philogynist या फिर pessimist. What is the correct answer? Yes, it is known as misogamist. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिस मतलब होता है हेट्रेट और गैमिस्ट मतलब मैरिज। ओके, हेटर ऑफ मैरिज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टू डील इन समथिंग मीन्स, डील इन समथिंग का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, टू ट्रेड इन समथिंग, टू बी अबाउट समथिंग या टू हैंडल समथिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डील इन समथिंग का मतलब क्या होता है? यस, इसका मतलब है टू हैंडल समथिंग, और समटाइम्स हम इसे भी मान लेते हैं टू ट्रेड इन समथिंग, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर माना जाएगा वो है टू हैंडल समथिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लेटर डे, व्हाट डू वी कॉल? रेड लेटर डे को हम क्या कहेंगे? अ डेंजरस डे, अ रोजी डे, एन इंपॉर्टेंट डे, अ ब्लडी डे। क्या हुआ इसका राइट आंसर? रेड लेटर डे। यस, इट इज नोन एज एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, एन एल डोराडो इज, ये एक ईडियम है या ऐसे बोलिए ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका आपको इंग्लिश मीनिंग बताना है। एन एल डोराडो, एल डोराडो। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्लेस ऑफ अवेंडेंस, प्लेस ऑफ स्कार्सिटी, प्लेस ऑफ माइजरी या प्लेस ऑफ सफरिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एन एल डोराडो। What does it mean? Yes, the meaning of El Dorado is place of abundance. Option number A is the right answer. Now moving to the next question. Smell a rat means. Smell a rat का मतलब क्या है? ये एक idiom है जिसका मीनिंग बताना है। Smell a rat means to have reason to respect, to talk boastfully, टू टॉक अनफेयरली या टू डिस्करेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? टू टॉक बोस्टफुल्ली, टू हैव रीजन टू रेस्पेक्ट, टू टॉक अनफेयरली या टू डिस्करेज। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्मेल अ रैट। यस, देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन मुझे करेक्ट नहीं लग रहा। ऑप्शन ए देखा जाए, टू हैव रीजन टू रेस्पेक्ट नहीं है, टू टॉक बोस्टफुल्ली ये भी नहीं है, टू टॉक अनफेयरली दिस इज नॉट राइट, एंड टू डिस्करेज ये भी नहीं है। स्मेल अ रैट का मतलब इस एक तरीके से हम डाउट करें किसी चीज़ पर,
डाउटफुल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, नन ऑफ द अबव। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी चैनल पर आप ग्रामर के और भी मेरे सेशंस किए हुए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं लिटरेचर के भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ, उन्हें भी इस चैनल पर आप देख सकते हैं। और साथ में शेक्सपियर के कुछ पॉइंट्स पर मैंने वीडियो बनाई है, उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दे सकते हैं, ठीक है। या आपको कोई क्वेरी हो, कुछ जानना हो, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेट्स स्टडी के नाम से, ठीक है। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।